हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन। हमने आवर इन्वायरमेंट का पार्ट 1 डिस्कस कर चुका है। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट वीडियो है ये हम लोग का, जिसमें हम आवर इन्वायरमेंट के रेस्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम फ्लो ऑफ एनर्जी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, कैसे हमारे इन्वायरमेंट में किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं, कहाँ से वेस्ट आते हैं, कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, ओजोन डिप्लेशन है, कैसे ओजोन बनता है, इन सब चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था, और यहाँ पे कुछ और हम डिस्क्राइब से डिस्कस कर लेते हैं। द ऑटोट्रॉप्स जो कि प्रोड्यूसर होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। हार्बीवोरस जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। और स्मॉल कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिसे कहते हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे। और लार्जर कार्निवोरस जिन्हें हम टर्सरी कंज्यूमर्स कहते हैं वो सबसे लास्ट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे। और हमने ट्रॉपिक लेवल क्या है इसे भी डिस्कस कर लिया था, फूड वेब, फूड चेन, इन सब चीज़ को डिस्कस आगे कर लिया था। अब हम फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे कि कैसे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह होता है। एज वी नो सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी हमें वहीं से मिलती है। ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी दैट कम्स टू द अर्थ इज अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। केवल सोलर एनर्जी का 1% जो पृथ्वी पर आता है प्लांट उसको ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट दिस एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये एनर्जी जो होती है प्लांट उसको केमिकल एनर्जी के थ्रू फोटोसिंथेसिस में मतलब प्लांट जो होता है वो इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। सम ऑफ दिस एनर्जी इज लॉस्ट बाय प्लांट्स टू सराउंडिंग्स। कुछ एनर्जी इसका क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है सराउंडिंग में, और जबकि कुछ जो एनर्जी होती है वो प्लांट्स अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है। प्लांट्स यूज़ 90% ऑफ दिस एनर्जी फॉर इट्स ओन। प्लांट जो होता है इस एनर्जी का 90% भाग अपने खुद के लिए यूज़ करता है, मतलब अपने ओन ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए करता है। बाकी जो 10% होता है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वो छूटता जाता है। यानी जो प्लांट होते हैं 90% एनर्जी को यूज़ करते हैं, बाकी के 10% एनर्जी को वो क्या करते हैं ट्रॉपिक नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए छोड़ देते हैं। सो वेरी लिटिल एनर्जी इज़ लेफ्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म विच इज़ एट द टर्शरी लेवल। तो इसलिए धीरे धीरे करके हर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी को छोड़ते जाते हैं, और एनर्जी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और एट लास्ट में टर्शरी लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको एनर्जी की बहुत कम मात्रा मिलती है। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। एज वी मूव टू हायर ट्रॉपिक लेवल, certain harmful substances such as mercury, DDT, pesticides are accumulated. This is called biological magnification. जैसे जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस जैसे मर्करी हो गया, DDT हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, वो उसमें मिलते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो कि बायोलॉजिकल के लिए जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नाउ अब हम इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम इन विच वेरियस लिविंग beings and non-living beings are dependent among themselves in a given habitat। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हर एक लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स अपने अपने हैबिटेट में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक लिविंग बींग्स जो होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स होते हैं अपने अपने हैबिटेट पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अबायोटिक कंपोनेंट, सेकंड है आपका बायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ऑल नॉन लिविंग आर अबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी नॉन लिविंग होते हैं सब अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, और जितने भी बायोटिक होते हैं मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट का, तो एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा ये सारे नॉन लिविंग है, इसलिए ये अबायोटिक में आएंगे। अब आपका बायोटिक कंपोनेंट में का एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या हैं आपके लिविंग बींग्स है, इसलिए ये किसके अंदर आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। आवर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या असर पड़ता है, किस किस चीज़ों का हमारे इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है। तो ड्यू टू आवर वेस्ट इन्वायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड,
हमारे खुद के वेस्ट के थ्रू, मतलब जो जो वेस्ट हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड गार्बेज से हो, कमर्शियल वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, कहीं से भी अगर हम वेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हाउस होल्ड गार्बेजेस। हाउस होल्ड गार्बेजेस कहाँ से आपको मिलेंगे? किचन का जो वेस्ट है, पेपर, पॉलीथीन, वो डिटर्जेंट्स, ये सारे वेस्ट आपके हाउस होल्ड गार्बेज से आते हैं। कमर्शियल वेस्ट या तो शॉप से होगा, हॉस्पिटल से होगा, मार्केट से होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम केमिकल्स यूज्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जितने भी केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। नाउ अब हम वेस्ट के बारे में जानेंगे कि वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली जो वेस्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल, सेकेंड है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक डिकम्पोजर्स। वैसे वेस्ट जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर क्या कर सकता है, डिकम्पोज करता है, उसे कर सकता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है, यही हमारा बायोडिग्रेडेबल है। एग्जाम्पल पेपर हो गया, वेज वेस्ट मतलब वेजिटेबल के वेस्ट, कॉटन, इन सबको डिकम्पोजर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है। अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसे डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर सकता, मतलब वैसे वेस्ट जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल के लिए आपका मेटल, प्लास्टिक, ये हो गया। We should use more of biodegradable waste for saving our environment, such as cotton bags instead of polythene। हमें क्या करना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतनी चीज़ों का अच्छी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम पॉलीथीन की जगह पे कॉटन बैग का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट पे कोई भी बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। ओवर द लास्ट टॉपिक इज़ ओजोन लेयर डिप्लेशन। कैसे ओजोन लेयर का क्षरण होता है, मतलब वो कैसे फटते हैं, इसे अब हम डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर इज़ फाउंड हाई अप इन एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के बहुत ही ऊपरी भाग में पाया जाता है। व्हेन यूवी रेडिएशंस एक्ट ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओजोन। जब यूवी रेज जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ एक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स है O+O, अगर ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स में एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो वो ओजोन O3 बन जाता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द लिविंग बींग्स। ओजोन लेयर क्या करता है, पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सुरक्षित करता है। इट स्टॉप्स द हार्मफुल यूवी रेज टू रीच द अर्थ सरफेस विच कैन काउज कैंसर, डिस्ट्रॉय प्लांट्स एट्सेट्रा। इवन दे कैन काउज स्किन डिजीजेस विच आर वेरी हार्मफुल। ओजोन लेयर लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करता है, वो यूवी रेज को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है, जिसके कारण यूवी रेज जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसके कारण कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओजोन लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। डिप्लेशन। अब हम ओजोन लेयर के डिप्लेशन के बारे में जानेंगे। स्लोली ओजोन लेयर इज़ बिकमिंग थिन। इट इज़ थिनेस्ट एट अंटार्कटिका एंड देन आर्कटिक। ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। अंटार्कटिका में बहुत ही ज़्यादा ये थिनेस्ट हो चुका है, आर्कटिक में भी हो चुका है, और थिनेस्ट होने के कारण उसमें बहुत सारे यूवीज रेस अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहे हैं और वहाँ पे एक छेद हो गया जिसे हम ओजोन होल कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें ओजोन लेयर फट रहा है, उसका क्या रीज़न है। तो हम जितने भी लोग हैं अपने घर में रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, इसके कारण क्या होता है, उसमें से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, ओजोन लेयर धीरे धीरे फटता जा रहा है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। तो यही था आपका आवर इन्वायरमेंट। सारे टॉपिक्स को इसमें क्लियरली डिस्कस किया गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।